अब अपन प्रश्न संख्या 7 के बारे में बातचीत करते हैं। 7 में क्या दे रखा है बेटा? यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जिसके अंदर अवयव क्या है, x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है बेटा? यहाँ पर पूर्णांकों का समुच्चय, और x ऐसा है कि 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, या 12 से छोटा है या 12 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर दिए गए संबंध R में जो संबंध R है वो क्या दे रखा है कि a, b तो क्रमित युग्म है, और वो ऐसा है कि a और b, a में से b को घटाओ और उसका पूर्णांक निकालो तो वो 4 का गुणज आना चाहिए। 4 का गुणज का मतलब ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें 4 का भाग लगाओ तो शेष पूर्णांक बचे। क्या बचे? शेष पूर्णांक, और वो पूर्णांक इसमें विद्यमान होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसका हल ज्ञात करने जाते हैं। तो सबसे पहले लिखा अपन ने हल, और आपको याद है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन कि क्या दिया है। यहाँ पर क्या दिया है मेरे लाल? यहाँ दिया है समुच्चय ए, और समुच्चय ए ऐसा है कि इसका प्रत्येक अवयव x है, और x जो है वो पूरी तरह से विद्यमान है z में। z क्या है? यहाँ पर पूर्णांकों का समुच्चय, और 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, 12 से छोटा है या 12 के बराबर है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो अब भी गलत नहीं होगा कि क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये आ गया था। ये अपने को दे रखा है समुच्चय ए। ठीक बेटा, एक अपने को संबंध दे रखा है। संबंध क्या है बेटा? आर संबंध में क्या दिया हुआ है अपने को? आर संबंध में दिया हुआ है कि साहब एक क्रमित युग्म में a, b, और वो इस प्रकार से है कि अगर a में से b को घटाया जाए और उसका मापांक निकाला जाए तो ऐसी स्थिति में जो मान प्राप्त होगा वो 4 का गुणज मिलेगा। ठीक है बेटा, अब अपने को ये बताना है क्या ये तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध के लिए अपन क्या काम करते हैं? तुल्यता संबंध के लिए अपने को दिए गए संबंध को स्वतुल्य सिद्ध करना पड़ता है, सममित सिद्ध करना पड़ता है, संक्रामक सिद्ध करना पड़ता है। ये तीनों बातें अगर सिद्ध हो जाती है तब जाकर अपन कहते हैं कि दिया गया संबंध जो है वो एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं, नंबर 1 किस पर बेटा? स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, ये चेक करते हैं कि साहब ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। देखो बेटा, स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। ठीक है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यहाँ पर अगर मैं 0 - 0 करूं तो क्या मिलेगा? 0। और साहब 1 - 1 करूं तो 0, 2 - 2 करूं तो 0, 3 - 3 करूं तब भी 0। ऐसे करके अगर मैं यहाँ पर 12 - 12 करूं, 12 - 12 तब भी क्या मुझे मिलेगा? 0। अच्छा ये बताओ कि ये 0 जो है ये 4 का गुणज है कि नहीं है? तो आपको पता होगा गुणज का मतलब कि ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसमें 4 का भाग लगाएं तो एक पूर्णांक मिले। तो अगर आप 0 में 4 का भाग लगाओगे तो क्या मिलेगा बेटा? पूर्णांक। क्या मिलेगा? 0। 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 0, और 0 पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब अगर अपन a - a करते हैं, ये a कहां से लिया अपन ने?
ए लिया अपन ने समुच्चय ए से। आप किसी भी अवयव को लो समुच्चय ए से, ए माइनस ए करने पर अपने को जो मिल रहा है, जो राशि मिल रही है वो क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि साहब ए कोमा ए जो है वो संबंध आर में, जो संबंध आर में विद्यमान है। अब संबंध आर में विद्यमान है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर कर दिया तभी हो गया कि ए कोमा ए संबंध आर में विद्यमान है। इसका मतलब आर जो है एक स्वतुल्य, आर एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है बेटा, ये हो गया था स्वतुल्य संबंध। पहली बात सिद्ध हो गई कि दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। अब आते हैं अपन दूसरे नंबर पर, देखते हैं कि दिया गया संबंध सममित संबंध है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने संबंध को लिख लेता हूँ। क्या है बेटा, वो ए कोमा बी, और ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए में से अगर बी को घटाया जाए, ए में से अगर बी को घटाया जाए और उसका पूर्णांक निकालें तो वो क्या मिलेगा बेटा, 4 का गुणज। ये अपना संबंध है, ठीक है बेटा। अब क्या है, दूसरे नंबर पर अपन क्या देख रहे हैं, सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध में क्या है देखें जरा कि साहब ए का बी से संबंध होने पर बी का ए से भी अगर वही संबंध होता है तो दिया गया संबंध सममित संबंध होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखा कि अगर ए कोमा बी आर में विद्यमान है तो इसका तात्पर्य है कि ए माइनस बी ये जो है 4 का गुणज होगा, यही है 4 का गुणज है, ये दे रखा। अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि ए माइनस बी की जगह ये लिखूं माइनस और बी माइनस ए, मैंने क्या काम करा, इसको चेंज कर दिया, बदल दिया। देखो आप, ए को बी में और बी को ए में। तो यहाँ पर चूंकि ये क्या है अपने पास में मापांक, मापांक में क्या होता है, ये धनात्मक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा अपने पास में बी माइनस ए। अब ये जब ये 4 का गुणज है तो ये भी 4 का गुणज होगा, तो ये 4 का गुणज है। अब 4 का गुणज है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ बेटा, इसका तात्पर्य ये हुआ कि ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी विद्यमान होगा किसमें, आर में। जब ए कोमा बी आर में है और बी कोमा ए भी आर में आ जाए तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है बेटा, संबंध है। ये बहुत आसान सी बात है। अब आते हैं संक्रामक संबंध पर। नंबर 3 में क्या दे रखा है अपने को, संक्रामक संबंध। हाँ बेटा, संक्रामक, संक्रामक संबंध। नंबर 3 में क्या दे रखा है बेटा, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में क्या है वो देखें। संक्रामक संबंध ये कहता है कि साहब ए बी सी अगर 3 राशियों में ऐसा रिश्ता हो कि ए का बी से संबंध हो, बी का सी से हो, तो ऐसा होने पर ए का अगर सी से संबंध भी वही होता है तो वो संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। मैंने क्या काम करा कि 3 संख्याएं ए बी सी ये ले ली समुच्चय ए से, ठीक है, और बताया कि साहब ए कोमा बी ये विद्यमान है आर में। इसका मतलब ये है कि साहब ए माइनस बी जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ऐसे ही साहब बी कोमा सी ये विद्यमान है आर में, और साहब बी माइनस सी
ये भी क्या है, 4 का गुणज है। जब ऐसा होता है कि a माइनस बी भी 4 का गुणज है और b माइनस सी भी 4 का गुणज है, तो इसको देखकर पता चलेगा कि साहब a माइनस सी ये भी क्या होगा बेटा, 4 का गुणज होगा। और यहां पर अपन लिखेंगे कि a कोमा सी विद्यमान है किसमें, संबंध R में। तो इसका मतलब R जो है एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब R एक संक्रामक संबंध है, यहां तक आगे से। तो अब अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, चूंकि दिया गया संबंध, चूंकि दिया गया संबंध ठीक है, स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है, इसलिए दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। वेरी आसान सी बात, ठीक है बेटा। तो अपना जो दिया गया संबंध था ये कैसा संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नंबर 8। निम्नलिखित निम्न संबंधों में स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता की जांच करनी है। मतलब अपने को ये बताना है कि ये संबंध जो है ये स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक है, सम्मित है कि नहीं है। क्या संबंध है साहब कि m और n दोनों कैसे हैं, विषम। और m और n दोनों कहां से लिए गए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन निकालते हैं हल में क्या है बेटा, दिया है, क्या दिया है, n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6, यही तो है बेटा, और आगे तक। और साहब जो संबंध है जिसका नाम इन्होंने दे रखा है R1, वो ऐसा है कि साहब m, n, और ये इस प्रकार से है कि m तथा n दोनों कैसे हैं बेटा, दोनों विषम है। या अब क्या काम करते हैं अपन, ये जांच करते हैं कि ये स्वतुल्य है, कि सम्मित है, कि संक्रामक है। तो यहां पर आए पहला नंबर, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में क्या है बेटा, स्वतुल्य संबंध ये कहता है कि प्राकृत संख्याओं n के समुच्चय में प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। जो संबंध ये नियम बनाया अपन ने, R1 जो निकाला, इसमें स्वयं का संबंध स्वयं से जरूर होना चाहिए। तो देखते हैं बेटा, मैंने एक m जो है अवयव लिया कहां से, समुच्चय n से। मतलब यह है कि मैंने एक m संख्या ले ली कहां से, समुच्चय n से। विषम संख्या है साहब। अगर m विषम संख्या है तो आप याद रखो कि अगर मैं लिखूं m जो है ये क्या है, विषम संख्या, ठीक। तो m, m ये विद्यमान होगा किसमें, R1 में। क्यों विद्यमान होगा साहब कि m तथा m दोनों से एक जैसी तो है, तो दोनों कैसी होगी, विषम, दोनों विषम है। तो इसका मतलब m, m R1 संबंध में विद्यमान है, तो अपन कह देंगे कि R1 एक स्वतुल्य संबंध है।
ठीक है बेटा, R1 एक स्वतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं अपन स्वतुल्य संबंध आने के बाद में सममित संबंध नंबर 2। नंबर 2 में क्या बात कर रहे हैं अपन? सममित संबंध। अच्छा बेटा, सममित संबंध में क्या है? अपन ने m, n ये दो संख्याएं ली, कहां से? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। और अपन कह रहे हैं कि साहब m, n ये विद्यमान है किसमें? R1 में। और ऐसे है कि m तथा n दोनों विषम है। दोनों कैसी है बेटा? विषम। तो इसका मतलब ये हुआ कि n तथा m ये दोनों कैसे होंगे? विषम होंगे ना, विषम। तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि साहब n, m ये भी विद्यमान होगा किसमें? R1 में। तो यहाँ पर R1 जो है ये एक सममित संबंध है। सममित संबंध है, या क्या? R1 एक सममित संबंध है। अब आते हैं नंबर 3 पर, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ये क्या है बेटा? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में ये कहता है कि A का B से संबंध हो, B का C से हो। ऐसा होने पर यदि ऐसा हो जाए कि A का C से संबंध हो जाए तो अपन ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। तो मैंने 3 संख्याएं ली, m, n और l। कहां से ली? ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। और मैंने कहा कि साहब m, n विद्यमान है R1 में। मतलब मैंने कहा कि m तथा n दोनों कैसी हैं? विषम हैं। दोनों कैसी संख्या है? दोनों विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, या अब ये भी मैं ही कह रहा हूं कि साहब n तथा l ये भी विद्यमान है R1 में। इसका मतलब n तथा l ये दोनों क्या है? दोनों विषम है। ठीक है साहब, जब m और n विषम है, n और l विषम है, तो m और l भी तो विषम होगी। तो यहाँ पर ऐसा होगा बेटा कि m और l ये भी R1 में विद्यमान है। यहाँ पर m तथा l दोनों विषम है। दोनों कैसी है बेटा? विषम है। ठीक है, दोनों संख्याएं कैसी हैं? विषम। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि साहब m, l चूंकि R1 में है तो इसलिए R1 जो है ये एक संक्रामक संबंध है। एक संक्रामक संबंध है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये क्या है? m, l काय में है? संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 में ये क्या कह रहा है साहब कि त्रिविम समष्टि। त्रिविम समष्टि का मतलब होता है 3D डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, ये 3 डायमेंशन अपन x y पढ़ते हैं तो ये 2 डायमेंशनल यानी कि द्विविम ज्यामिति। ऐसे ही अगर अपन बात करें 3D की तो x, y और z एक अक्ष और आ जाता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें एक समुच्चय है सरल रेखाओं का जिसका नाम दिया गया है S। S क्या है बेटा? सरल रेखाओं का समुच्चय। और रेखाएं कैसे हैं? L1, R3, L2।
L1 और L2 में संबंध है, रेखाओं के बीच, रेखा 1 और रेखा 2 के बीच क्या संबंध है कि L1 तथा L2 समतलीय है। कैसी है बेटा? समतलीय। तो ऐसी स्थिति में अपने को ये बताना है कि साहब ये सममित, स्वतुल्य और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है बेटा? तो देखें साहब, यहां पर इसका हल निकालने गए तो सबसे पहले देखा अपन ने दिया है, क्या दिया है साहब? दिया है अपने को के एस रेखाओं का समुच्चय है, L1 L2 L3 डैश 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 ऐसे करके क्या का समुच्चय है? रेखाओं का समुच्चय। अब साहब यहाँ पर संबंध R3 जो है वो क्या दे रखा है अपने को कि L1 और L2, और ये इस प्रकार से है कि L1 तथा L2 समतलीय है, समतलीय है। अच्छा बेटा, समतलीय का मतलब समझ रहे हो ना आप? एक ही तल में है, एक ही तल में है, तो ये क्या है? समतलीय कहलाएंगे। ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं इसके स्वतुल्य की, सममितता की और संक्रामक की। तो सबसे पहले नंबर पे आता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। हाँ बेटा, ये देखना है अपने को क्या ये स्वतुल्य संबंध होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन ने एक रेखा ली, कहां से? एस, समुच्चय एस से। अब मैं ये कहूं कि साहब L जो है L1 तथा L1, भाई मैंने ये एक L1 नाम की लाइन खींची, इसका नाम रखा मैंने L1, तो ये इस बोर्ड पे खींची। अगर मैं दूसरी L1 भी इसी पे लगा दूंगा तो समतली होगी ना भाई, दोनों सेम ही तो हैं, तो एक ही तल पे होंगी, इसका मतलब समतली है। तो L1 तथा L1 समतलीय है, समतलीय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1, L1 ये विद्यमान है किसमें? R3 में। तो R3 जो है ये एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है बेटा? एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा, ये कैसा संबंध है? एक स्वतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं अपन सममित संबंध की। तो सममित संबंध में देखें नंबर 2, सममित, सममित संबंध क्या होगा बेटा? सममित संबंध, सममित संबंध यह है कि साहब यहाँ पर L1 और L2 मैंने दो रेखाएं ली, कहां से? समुच्चय S से। ठीक है, और मैंने कहा कि साहब ये है कि L1, L2 ये विद्यमान है संबंध R3 में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साहब L1 तथा L2 ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समतलीय हैं, समतलीय हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये कह सकता हूं मैं कि L2 तथा L1 ये भी कैसी होंगी बेटा? ये भी समतलीय होंगी, समतलीय है। ठीक है, अगर L1, L2 समतलीय है तो L2, L1 भी समतलीय होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि L2, L1 ये R3 में विद्यमान है। इसका मतलब R3 जो है ये एक कैसा संबंध है? सममित संबंध है, सममित संबंध है। या कैसा? अब बात करते हैं अपन नंबर 3, संक्रामक संबंध। नंबर 3 पे कौन सा है बेटा? संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। क्या ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है, ये जांच करते हैं। देखना बेटा, मैंने 3 रेखाएं ली, L1
L2 और L3 कहां से ली साहब? समुच्चय S। ठीक है, L1 L2 L3 कहां से ली बेटा? समुच्चय S। अब साहब मैं ये कह रहा हूं कि साहब L1 तथा L2 समतलीय है। ये कह रहा हूं है साहब, समतलीय है। इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं कि L1, L2 ये विद्यमान है किसमें? R3। और मैं ये कह रहा हूं कि साहब L2 तथा L3 ये भी समतलीय है। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि साहब L2, L3 ये भी विद्यमान है R3 में। तो अब मुझे ये बताना है क्या L1 और L3 समतलीय होंगे? तो अपने को क्या है, यहाँ पर ऐसे सोचना है, जितने भी संभव तरीके हैं उसको सोचिए और इस नियम को फेल करने की सोचिए कि यार नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक भी अगर ऐसा क्रमित युग्म मिल जाता है जो इस संबंध R3 में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये संक्रामक नहीं है। तो मैंने क्या काम करा इसको समझने के लिए, एक ये बनाया साहब चित्र, देखना जरा ध्यान से। ये अपने पास में ये 3D यानी कि त्रिविम ज्यामिति बना ली था, कोई दिक्कत? ये हो गया। अब यहाँ पर मैं रेखाएं बनाता हूं। ये है अपने पास में एक रेखा, ये हो गई। और एक रेखा मैंने कही ये, इसको तो कहा मैंने L1। क्या है बेटा? ये L1। ठीक है, एक रेखा ये रही, इसको कहा मैंने L2। ये जो ऊपर वाले तल पर है, थोड़ी देर के लिए अपन ऐसा करते हैं कि इस तल को मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि ये है, ध्यान देना बेटा, ये थी। अब मैं केवल अपने पास में इस चित्र में कौन कौन से तल ले लेता हूं? 2 तल लेता हूं। मैंने इसको हटा दिया था, है ना, इसको भी हटा दिया। और यहाँ पर मैंने एक ये लाइन ले ली। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो है ये L1 है, ठीक। और ये वाली जो लाइन है ये L2 है। और ये वाली लाइन जो है ये L3 है। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे कह रहा हूं L1 और L2, L1 और L2 ये समतलीय हैं, एक ही तल में। देखो L2 और L3, क्योंकि ये तो भाई इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो अपने आप को दो समतल जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो एक रेखा का निर्माण करते हैं। और ये जो L2 है ये वही रेखा है। तो L1 और L2 समतलीय हैं, L2 और L3 भी समतलीय हैं। अब मैं आपसे पूछूं क्या L1 और L3 समतलीय होंगे? तो आप साफ कह सकते हो कि साहब यहाँ पर नहीं होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि L1 तथा L3 समतलीय नहीं है, समतलीय नहीं। ठीक है, अब जब ये समतलीय नहीं है तो इसका मतलब L1, L3 ये विद्यमान नहीं है संबंध R3 में। तो अपन कह सकते हैं कि R3 एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, तो अपना जो दिया गया संबंध था वो स्वतुल्य था, सममित था, लेकिन संक्रामक नहीं था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको ज्यादा नंबर दिला सकता है, यानी कि ऐसे प्रश्न 5 नंबर या 7 नंबर के आते हैं।
तो बड़ा प्रश्न है, बड़े नंबर दिलाएगा। तो इसको अपन बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे ये बोर्ड परीक्षा में आया है, और अपने को बोर्ड परीक्षा में इसको कैसे लिखना है ये बात देखते हैं साहब। तो प्रश्न क्या है बेटा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक संबंध R1 निम्न प्रकार परिभाषित है। A, B विद्यमान है संबंध R1 में, और रिश्तेदारी क्या है A और B में, A और B का गुणा करके अगर उसमें एक को जोड़ा जाए तो वो 0 से सदैव बड़ा होगा। और ये नियम प्रत्येक के लिए, ये कहेगा चिन्ह है बेटा उल्टा A, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक A और B के लिए जो कहां से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। ठीक है बेटा। आते हैं साहब मैदान में, अपने को बिल्कुल अपन ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे बोर्ड की परीक्षा में बैठे हैं, अपने पास सामने कॉपी रखी है, तो अपन यहाँ लिखेंगे बड़ा जमा जमा के हल। हल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है कि भैया क्या दिया है अपने को। तो दिया है कि साहब एक संबंध है R1 और इसके अंदर अवयव है A, B, और साहब A, B इस प्रकार हैं कि 1 और प्लस A गुणा B ये सदैव बड़ा है 0 से, और ये प्रत्येक के लिए, प्रत्येक A और B जो है कहां पर विद्यमान है, समुच्चय R, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में विद्यमान। ठीक है बेटा। अब अपने को ये जांच करनी है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो नंबर 1 पर आते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य और संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में क्या होगा बेटा, देखें स्वतुल्य संबंध में मैं यहां पर ऐसा करता हूं कि जो बात सिद्ध करनी उसको मैं यहां लिख लेता हूं। ये लिखा मैंने, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है कि साहब 1 प्लस A इंटू A ये जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि अपने को सिद्ध करना है कि 1 प्लस A स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि अपने को सिद्ध करना है कि A, जो है विद्यमान होना चाहिए किसमें, R1। ये बात अपने को सिद्ध करनी है। ठीक है बेटा। तो मैंने क्या काम करा कि एक अवयव लिया A, और वो कहां से लिया, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से। ये हो गया। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से लिया है, तो यहां पर एक बात बताओ कि वास्तविक संख्याओं का वर्ग जो है वो हमेशा धनात्मक होता है ना। तो मैंने क्या काम करा, किसी वास्तविक संख्या का वर्ग करा तो वो 0 से बड़ा आ गया। अब एक बालक ने कहा कि हे मास्टर, 0 भी तो एक वास्तविक संख्या है, तो उसका वर्ग करने पर तो 0 मिलेगा, तो 0 0 से बड़ा कैसे हो सकता है। तो यहां पर ऐसे चिन्ह भी लगा दिया कि A स्क्वायर या तो 0 से बड़ा है या उसके बराबर है। अब अगर मैं इसमें A को जोड़ दूं तो ये बराबर का जो चिन्ह था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता कि अपन किसी धनात्मक संख्या में दूसरी धनात्मक संख्या 0 को भी जोड़ें एक में, तो अपने को 0 के बराबर मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बेटा। अब साहब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A गुणा A। ठीक है ना। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, A, विद्यमान है R1 में। इसका मतलब ये हुआ कि R1 एक स्वतुल्य संबंध है। R1 एक स्वतुल्य संबंध है। सही बात है ना बेटा, संबंध है। ठीक। अब आते हैं अपन सममित संबंध पर। सममित संबंध में क्या है, देखो यह लिखा मैंने नंबर 2, सममित संबंध। सममित संबंध। अब सममित संबंध में क्या है कि A का B से संबंध होने पर
बी का ए से भी वही संबंध होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अपन ने दो संख्याएं ली, ए और बी, और वो कहां से ली? वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, वास्तविक संख्याओं से अपन ने दो संख्याएं ले ली। अब ये जो कहते हैं कि साहब ए कोमा बी ये विद्यमान है किसमें? संबंध R1 में ये है। तो अपने को पता चला कि ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 और प्लस ए गुणा बी ये बड़ा है किससे? 0 से। ये कह रहे हैं कि ऐसा है, तो अपने 1 प्लस ए गुणा बी 0 से बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई बात बिगड़ेगी क्या? कुछ नहीं बिगड़ेगा। ए गुणा बी करो या बी गुणा ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि साहब बी कोमा ए ये विद्यमान है किसमें? R1। तो जब ए कोमा बी विद्यमान हो R1 में और बी कोमा ए भी विद्यमान हो R1 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 एक सममित संबंध है। R1 क्या है? R1 एक सममित संबंध है। सममित संबंध है। ठीक है, या कैसा? R1 एक सममित संबंध है। अब बात करते हैं अपन संक्रामक संबंध की। अब बात करते हैं बेटा संक्रामक संबंध के बारे में। नंबर 3 पे कौन है बेटा? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या है कि ए का बी से संबंध हो, बी का सी से हो, तो ऐसी स्थिति में अगर ए का सी से भी वही संबंध होता है तो दिया गया संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। हाँ भाई, यहाँ पर मैंने 3 संख्याएं ली, ए बी सी, और कहां से ली? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से। ए बराबर मैंने ले ली मान लो 1, बी बराबर ले लिया 1/2 और सी बराबर ले लिया मैंने -1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब ए कोमा बी ये विद्यमान है किसमें? R1। इसका मतलब ये है कि 1 प्लस ए गुणा बी ये बड़ा है 0 से। देखें यार सही में है क्या? यहाँ पर अगर मैं रखूं तो देखो आप, तो यार सही बात है साहब, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है साहब, बी कोमा सी के बारे में बातचीत करूं कि ये विद्यमान है किसमें? R1 में। तो यहाँ पर देखा कि 1 प्लस बी गुणा सी ये बड़ा है 0 से। ये है, देखें साहब, 1 प्लस बी की जगह है 1/2, सी की जगह है -1। तो भैया यहाँ पर आया 1 में से -1/2 गया तो क्या बचा? 1/2 प्लस का। तो ये बात भी सही है। अच्छा, अब अपने को ये देखना है कि क्या a इंटू सी भी विद्यमान है। तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं a कोमा सी करूं और ये विद्यमान करूं R1, तो यहाँ पर 1 प्लस और क्या a की जगह क्या है बेटा? a की जगह देखो आप क्या है, a की जगह मैंने लिखा 1 और गुणा -1। तो यहाँ पर आ गया 1 -1। तो ये 0 जो है ये बड़ा नहीं है 0 के, ये बराबर कह सकते हो आप। तो इसका मतलब ये नियम यहाँ पर आकर फेल हो गया। ए कोमा सी विद्यमान नहीं है R1 में, संबंध R1 में। तो अपन कहेंगे कि साहब R1 एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, R1 एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, ये अपन ने प्रश्नावली 1.1 के कुछ
महत्वपूर्ण सवाल किए। अब अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे फलन के बारे में और फलनों के प्रकार के बारे में। धन्यवाद।